हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड बात की थी। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, वो आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमर्स का सिलेबस ही कवर करवा सकती हूँ। तो यहाँ पर हम 3 यूनिट्स की बात करेंगे मेजरली, जो कॉमर्स पोर्शन में आपसे पूछी जाती हैं। नंबर 1 आपकी अकाउंटिंग, नंबर 2 आपकी ऑडिटिंग और नंबर 3 है आपकी इनकम टैक्स। तो पहले हम इनकम टैक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। जो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं उसके रिगार्डिंग अपकमिंग वीडियोस आएंगी, और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर भी हम बात करेंगे। तो काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इनकम टैक्स से लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमें पूरा इनकम टैक्स नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स का बेसिक्स, उसका पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी और टीडीएस डिडक्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। सोचिए अगर हमें पूरा इनकम टैक्स पढ़ना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाए। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कितने पे फोकस करना है जितना हमें सिलेबस में मेंशन किया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के बेसिक्स पॉइंट्स पे बातें करनी है और इनकम फ्रॉम सैलरी हेड को मेजरली कवर करना है। डिटेल्स में चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने एक लिस्ट लेकर आई हूँ जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं, मैंने उनके नाम लिख दिए। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम सभी को पता है। डिडक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 80C से 80U। टीडीएस रेट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एचआरए की एक पेपर में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे। ग्रेचुटी या फिर आपके स्टैंडर्ड डिडक्शंस, टैक्स रेट्स, पेंशन, पैन कार्ड, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मेजरली मैं चाहूँगी आप 3 चीज़ों पे फोकस करें। पहला तो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको तो आप पूरा का पूरा कंप्लीट करें वीडियो से। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपको इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिडक्शंस की, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और टीडीएस रेट्स, ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो इनको हम मेजरली कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा बेसिक्स आज की वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, और टैक्स रेट्स के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें एक बार डिस्कस करेंगे, जो कि आज हमारा बेसिक वीडियो रहने वाला है। आगे की वीडियोस में हम इससे रिलेटेड PYQs और जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वीडियो से और पहले टॉपिक से, जो कि होगा मीनिंग ऑफ टैक्स। देखिए, टैक्स यानी कि कर। टैक्स का मतलब क्या है? जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उन इस्तेमाल करने के लिए आपको उन रिसोर्सेज के बदले कुछ पे करना होगा, जिसे हम कहते हैं टैक्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में रहने के लिए जो भी कॉस्ट आप पे कर रहे हैं उसे हम कहते हैं टैक्स। अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम सिटीजन्स विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी डायरेक्ट रिटर्न। गवर्नमेंट को एक सिटीजन जो है वो टैक्स पे करता है, ये कंपल्सरी पेमेंट है। आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि मेरा इस साल मूड नहीं है देने का तो मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा। नहीं, पूरे साल भर आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं तो उनके बदले पेमेंट तो करेंगे। तो ये पेमेंट टैक्स के रूप में हम गवर्नमेंट को करते हैं, और गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम बनता है। टैक्स आर लेविड बाय द गवर्नमेंट्स टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। सो जो भी टैक्सेस हैं ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर चार्ज करती है, ताकि वो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए खर्चा कर सके। जैसे कि हमारे लिए रोड्स बनाना, हमारे लिए एयरपोर्ट्स बनाना, पोर्ट्स बनाना,
या फिर रेलवेज, एनर्जी, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन और जितनी भी सारी की सारी बेनिफिट्स एक सोसाइटी में रहने के लिए आपको चाहिए होते हैं, उन सब चीज़ों को कवर किया जाता है टैक्स के थ्रू। सो टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है बाय अ सिटीजन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं यहाँ इंडिया की बात कर रही हूँ। अब इसके बाद हमारे पास दो तरीके के टैक्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं कहूँ मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए ने जितने भी रिसोर्सेज यूज करे अपनी कंट्री के, उसके बदले में जब गवर्नमेंट ने इनसे कहा लाइए मिस्टर एक्स हमें पैसे दीजिए, इतने सारे रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल करे हैं, उसके बदले हमें टैक्स पे कीजिए, तो मिस्टर ए ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं टैक्स देना चाहता, एक काम करो आप मेरे फ्रेंड मिस्टर बी से ले लो। नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं जिनका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते? विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। ठीक है, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। मेजरली हम इसमें क्या पढ़ते हैं? इनकम टैक्स को स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में दूसरा टैक्स आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, विच कैन बी शिफ्टेड, जैसे कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। मेजरली सारे टैक्सेस को सबस्यूम्ड कर दिया गया है जीएसटी के अंदर। तो ज़्यादातर टैक्स जो देखने को मिलते हैं वो जीएसटी के अंदर ही मिलते हैं। मेनली जीएसटी टैक्सेस को ही हम स्टडी करते हैं। तो आपके लिए रेलिवेंट सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स है, तो आप उस पर ही ध्यान देंगे। अब बात आती है पावर टू लेवी टैक्सेस। इससे पहले अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स का अगर मीनिंग मैं आपको बताऊं तो सिंपली वो टैक्स जो आप अपनी इनकम के थ्रू जनरेट करते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, सैलरी उसको मिल रही है हर महीने, वो उससे क्या कर रहा है? एक इनकम का सोर्स बना रहा है और उसके बेस पर टैक्स चार्ज कर रहा है। ओके। कोई पर्सन है जो बिजनेस की हेल्प से क्या करता है? इनकम जनरेट करता है, तो वो उस पर टैक्स पे कर रहा है। ओके। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इनकम जो आप जनरेट कर रहे हैं और वहां से जब आप टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो उस टैक्स को हम कहते हैं इनकम टैक्स। डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं यहाँ पर वो सारी की सारी थ्योरीज फिर से लेकर आऊँ, तो मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को लेकर आई हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आइए पढ़ते हैं पावर टू लेवी टैक्स। टैक्स चार्ज करने की पावर किसके पास है? तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 265 में कहा गया नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि अथॉरिटी ऑफ लॉ जो बनाई गई है उसके अलावा कोई और आपसे टैक्स वसूल नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ डायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं, इसके रूल्स बनाता है सीबीडीटी, है ना। तो यहाँ पर जो पावर है वो सीबीडीटी के पास है, उसके अलावा कोई और रूल्स नहीं बना सकता। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अंडर आर्टिकल 265, ढंग से सुनिएगा, याद भी कीजिएगा, लिखिएगा। आर्टिकल 265 में कहा गया है कि जिस भी अथॉरिटी को हम कहेंगे उसके अलावा कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। Accordingly for levy of any tax, a law needs to be framed by the government. अब इसके बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। एक आर्टिकल है 246, इसमें हमारे पास 3 लिस्ट है और ये लिस्ट कहाँ मेंशन है? 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। ध्यान रखिएगा, पहला आर्टिकल 265 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो जैसा कहेगा वैसे हमने फॉलो करना है, कि जिस भी अथॉरिटी को हम कहेंगे उससे ही, उसके थ्रू ही टैक्स चार्ज किया जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। वैसे ही आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा। अब पर्सन से मेरा मतलब है यहाँ पर स्टेट,
गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों का मिक्सचर। तो पहली लिस्ट जो होती है वो होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है जब आपकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है, जब आपकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है तो उसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। ये ऐसी लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और उसके अलावा कोई और उन पावर्स को यूज नहीं कर सकता। फिर आती है आपकी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो उन मैटर्स पे वर्क कर सकती है। उसके बाद तीसरी लिस्ट आती है कंकरेंट लिस्ट, जहां पर स्टेट के पास भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है टू टेक डिसीजंस। जैसे कि आपका एजुकेशनल सेक्टर, इसमें आपने देखा होगा दोनों तरीके के बोर्ड्स होते हैं, आपके सेंट्रल बोर्ड्स भी होते हैं और आपके स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं। तो ये ऐसा मैटर है जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट क्या करती है, मिलकर डिसीजंस लेती है। 3 लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, स्केड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। मैं क्यों रिपीट कर रही हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अभी तक तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी काफी टाइम्स रिपीट हो गई हैं, अब हो सकता है वो उसके आसपास का टॉपिक आपसे पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। 5 कंपोनेंट्स है हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स। इन 5 को मिलके क्या बनता है, आपका इनकम टैक्स लॉ बनता है। डिटेल में पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी, जहां मैंने डिटेल में इन सारे कंसेप्ट्स को कवर किया हुआ है। फिलहाल हम बात करते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, पूरे इंडिया पर ये लागू होता है, होल ऑफ इंडिया। सबसे पहले आया था 1 अप्रैल 1962, ठीक है, केम इनटू फोर्स, यानी कि इंडिया में कब से हो गया था शुरू, 1 अप्रैल 1962। एक्ट तो बन गया था 1961 में, लेकिन केम इनटू फोर्स इन 1 अप्रैल 1962। सेक्शंस है इसमें 1 से लेके 298 तक, स्केड्यूल्स है 1 से लेके 14, 1 to 14 स्केड्यूल्स है एंड 1 से 298 सेक्शंस है। नेक्स्ट, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ सैलरी हेड पढ़ना है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा हेड है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो चार्जिंग सेक्शन इसका 15 है, डिडक्शन 16 में पढ़ी जाती है और रिलेटेड प्रोविजन 17 में पढ़े जाते हैं। 3 सेक्शंस इसके अंदर होते हैं, 15, 16, 17। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया जाता है, उसके बाद 5 हेड्स को कंबाइन किया जाता है, मतलब उनकी इनकम को लिया जाता है। फिर उसके बाद अप्लाई होती है क्लबिंग की प्रोविजंस, डिडक्शंस, अगर परमिसिबल डिडक्शंस अवेलेबल हैं वो भी आप इसमें चार्ज कर सकते हैं, एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। फिर आप क्लबिंग प्रोविजंस लगाएंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर आएगी, फिर आपकी आएगी डिडक्शंस और फिर आएंगे आपकी टोटल इनकम। यहाँ से डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 80C to 80U, इन्हें कवर करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 2 चीजें हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अब देखिए, जो भी अब प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका जो एग्जाम होगा वो जनवरी बोला हुआ है, ठीक है, यानी कि जनवरी 2023 में एग्जाम होगा। आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 2022-23, और असेसमेंट ईयर क्या है, 2023-24, ठीक है। यानी कि आने वाला साल असेसमेंट ईयर है, तो उसमें जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे उसके लिए आप इस साल पहले रूल्स सीख रहे हैं, ओके। तो प्रीवियस ईयर 2022 और 23 है और असेसमेंट ईयर 23-24 है। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, 12 मंथ्स का पीरियड, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, और उससे जो फॉलोइंग इमीडिएट ईयर आता है उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है।
तो इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर जो कि आपका 22-23 है, टैक्सेबल कब होगी? 2023-24। यानी कि अगर 22-23 में सपोज मैंने 8 लाख रुपीस अर्न किए हैं, तो इसका असेसमेंट हम कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर करेंगे। ठीक है। अब इसमें काफी सारे रूल्स भी होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। इसके अंदर कुछ 5 केसेस होते हैं। डिटेल में अगर आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको पता है, उस वीडियो के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, जो भी बच्चे डिटेल्स में उन चीज़ों को जानना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम टैक्स रेट्स। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, 115 BAC 115 BAC सेक्शन। इस सेक्शन में एक ऑल्टरनेटिव आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स रेट्स को या इनकम टैक्स को चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, कोई इंडिविजुअल है या कोई HUF है या कोई AOP है या कोई BOI है या फिर AJP है, ये सारे लोग अगर 60 ईयर्स से बिलो हैं तो इनके लिए 2.5 लाख तक कोई भी एग्जेम्पशन है, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच इन्हें 5% टैक्स पे करना है। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच इनकम आती है तो 12,500, और अगर 10 लाख से भी ऊपर इनकम जाती है तो 1,12,500। ये क्या है? देखिए यहाँ पे 20% है, 30% है, ये आप इनके साथ ऐड करते हुए चलेंगे। अगर आपकी इनकम सपोज करिए 5 लाख है, तो शुरू के 2.5 लाख तो नील हो गए, बचे हुए 2.5 लाख पे कितने बनेगा? 5%। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए 2.5 लाख हैं वो इन 2.5 लाख से 5 लाख की रेंज के बीच में आ रहे हैं, तो कितना टैक्स लगेगा? 5%। अगर ये 6 लाख होता तो अब क्या होता? फिर से 2.5 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाता, जो नेक्स्ट 2.5 लाख है वो इस वाले गैप के अंदर आ जाते, और जो अभी भी कितने 1 लाख रुपए बचते वो इस वाले गैप के अंदर आते, तो इसमें आप 20% टैक्स पे करते। तो 12,500 तो यहाँ तक वैल्यू आ ही रही थी ना आपकी, इसीलिए ये लिखा गया है 12,500 प्लस 20%, 1,12,500 प्लस 30%। ठीक है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, देखिए सीनियर सिटीजन की बात हो रही है, जो कि रेजिडेंट है, इंडिविजुअल ऑफ द एज 60 ईयर्स और मोर, 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। इस केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 3 लाख। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना आपको। 3 लाख से 5 लाख के बीच इनकम है तो 5% टैक्स भरेंगे। 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो 20% टैक्स भरेंगे, और 10 लाख से एक्सटेंड हो जाएगा तो 30%, 5%, 20%, 30%। अब मैं बात करूं अगर 80 ईयर्स के रेजिडेंट की, जो सुपर सीनियर वाली कैटेगरी में आते हैं, 80 ईयर्स या फिर मोर देन 80 ईयर्स, उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख है। 5 लाख तक उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना। 5 लाख से 10 लाख वो 20% टैक्स पे करेंगे, यानी कि 5% का स्लैब यहाँ पे हट जाएगा। अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा जाती है तो कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, समझ आया? बस इन चीजों को ना डायरेक्ट अपनी नोटबुक में सीध लिख लीजिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। ये है 115 BAC सेक्शन। यहां पर क्या है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट 2020 में, जिसमें कहा गया कि एक अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स में जो टैक्स है उसे चार्ज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने स्लैब्स बनाए कि 2.5 लाख तक तो नील रहेगा, फिर 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 5%, उसके बाद 5 लाख 1 रुपए से 7.5 लाख 10%, और ऐसे ही करके 5% यहां पर इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर 2.5 लाख का गैप है, 2.5 लाख का गैप। ठीक है, 2.5 लाख का गैप यहाँ है और यहाँ 5% का गैप है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन अगर कुछ लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस वाले मेथड को फॉलो करके आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो मिनिमम बनती है, कम बनती है, बजाय उस वाले मेथड को फॉलो करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग इस ऑप्शन को अवेलेबल करेंगे, यूज करेंगे, वो 115 JC जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है उसके लिए लाइबल नहीं होंगे, और जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है 60 ईयर्स या फिर मोर या 80 ईयर्स और मोर, उन्हें हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी 3 लाख और 5 लाख की, अगर वो सेक्शन 115 BAC को फॉलो करते हैं।
और ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही लागू किया जाएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा बहुत वो पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन पूछ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ज्यादा कुछ पूछेगा तो ये चार्ट आपके सामने, आप सिर्फ इसको पढ़ लेंगे, ये सफिशिएंट होगा। यहाँ पर कुछ डिडक्शंस भी होती हैं जो अलाउड नहीं होती, मतलब बहुत सारे इसके रूल्स हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए तो आपको पूरा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ सेक्शन ध्यान रखिए और ये टेबल ध्यान रखिए, इनफ है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट, एक फर्म की बात करें एलएलपी, तो आपको पता है 30% इनका टैक्स रेट जाता है, लोकल अथॉरिटी का भी 30% जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर 10,000 से एक्सीड करती है इनकम तो 10% जाता है इनकी टोटल इनकम पे। अगर 10,000 से 20,000 जाएगा स्लैब तो कितना परसेंट इनकम है? 20%। अगर 20,000 से एक्सीड करेगा तो 30%। ठीक है, वही रेट है 10%, 20%, 30%। बस यहाँ पे गैप कितना है? 10,000 मिनिमम बेसिक लिमिट है, फिर उसके बाद 10,000 से 20,000 एंड मोर देन 20,000। कंपनी की बात करें तो कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी है और उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से कम है तो 25% टैक्स भरना होगा। कोई अदर केस है तो 30% टैक्स भरना होगा। इन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदर देन डोमेस्टिक कंपनी आपको अदर इनकम पे 40% टैक्स देना होता है, लेकिन अगर आप रॉयल्टीज या फिर फीस इन सब चीज़ों से पैसा अर्न कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट कंसर्न के लिए तो इस केस में 50% टैक्स आप लोगों को पे करना होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन 2.5 to 5 लाख रुपीज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। देखिए यहाँ पर ना ही कोई बताया गया है कि इंडिविजुअल पर्सन है या कौन है, तो खुद से अज्यूम करेंगे कि एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आपको पता है कि ईयर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ईयर्स भी कुछ भी नहीं बोला है तो हम कौन सा लेंगे? पहला क्राइटेरिया 60 ईयर्स से कम वाला। ठीक है, सॉरी 60 ईयर्स से कम वाला। तो यहां पर आपको पता है अगर 2.5 लाख तक इनकम है तो क्या हो जाती है? 0, नो टैक्स। 2.5 से अगर 5 लाख के बीच है तो 5%। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो 20%। और अगर मोर देन 10 लाख है तो कितनी हो जाती है? 30%। तो उसने पूछा 2.5 लाख से 5 लाख के बीच कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा 5%। ये क्वेश्चन 2019 में आया था आपके क्वेश्चन में, पेपर में, और वहां पर इसका जो असेसमेंट ईयर था वो डाला होता 1920। ठीक है, तो चेंज था, लेकिन मैंने इसको चेंज करके 22 23 कर दिया है। हालांकि टैक्स रेट में इतना चेंज नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बट आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% ही टैक्स रेट अभी भी है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है इसके बाद, ये लीजिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम इफ देर इज नो टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन। देखिए सुपर सीनियर सिटीजन तो 80 ईयर्स अबव वाले होते हैं, उनसे कम कितने हैं? सीनियर सिटीजन्स, यानी कि जो 60 और 80 के बीच में आते हैं, इनके लिए लिमिट कितना है? इनके लिए लिमिट है 3 लाख। और जो 80 ईयर्स है उनके लिए कितनी लिमिट है? 5 लाख। ठीक है, 3 लाख और 5 लाख। तो ये है क्वेश्चन। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने टैक्स रेट्स के लिए आपके लिए चार्ट लेकर आ गया, और इसमें पूरा का पूरा आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट्स को ही स्टडी करना है इस वीडियो में, वही इंपॉर्टेंट है, मैंने उसी को कंसिडर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि सैलरी से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे आप डिटेल्ड एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, डिटेल मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मेन टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो हम उन्हीं पे फोकस करेंगे, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। डिटेल मटेरियल आपके पास है। अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए उस चीज़ पे वीडियो लेकर आ सकूँ। जिस तरीके से इनकम टैक्स की सीरीज स्टार्ट हुई है, वैसे ही हम अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। अकाउंटेंसी में काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हैं कि उन्हें लेजर में प्रॉब्लम हो रही है,
तो वो चीज़ें मैं कराऊंगी। ब्रांच अकाउंट से प्रॉब्लम हो रही है वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, तो आप चिंता मत कीजिए, सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्रीवियस वीडियोस का, उन्हें देखकर अपनी स्टडीज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।